वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। आज हम लोग एमैल्गेमेशन ऑफ कंपनीज का टॉपिक लेने जा रहे हैं। आई होप आप सब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, और अगर आप चाहते हैं हम ऐसी और वीडियोस बनाते रहें, कंपनीज अकाउंट्स को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी हमारा चैनल ज़रूर शेयर करना। ओके, सो एमैल्गेमेशन ऑफ कंपनीज को समझते हैं। हम सब ने इसको कहीं ना कहीं अपने स्कूल टाइम में अकाउंट्स में पढ़ा है। तो एमैल्गेमेशन ऑफ कंपनीज में सबसे पहली चीज आती है एमैल्गेमेशन का मतलब क्या होता है। सो एमैल्गेमेशन का मतलब कई जगहों पर आपको मर्जर नाम भी जरूर दिखेगा। मर्जर का क्या मतलब होता है कि दो कंपनीज आपस में साथ में आकर एक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, उस बिजनेस को दोबारा से शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि दो कंपनीज हैं ए एंड बी। ए एंड बी दो अलग अलग कंपनीज हैं और वो साथ में मर्ज होकर ए बी कंपनी बनाते हैं। तो यहां पर ये हम कहते हैं कि एमैल्गेमेशन हुआ। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि एक ए कंपनी है और एक बी कंपनी है, बी कंपनी ने ए कंपनी को अब्सॉर्ब कर लिया, तो यहां पर क्या होगा, इसको क्या बोला जाएगा, एब्सॉर्प्शन। तो तीन चीजें हम लोग एमैल्गेमेशन ऑफ कंपनीज में पढ़ने वाले हैं। पहली है एमैल्गेमेशन, सेकेंड है एब्सॉर्प्शन, और थर्ड आती है हमारी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दो कंपनीज मर्ज हो रही हैं, आपस में साथ में आ रही हैं कि चलिए हम लोग भाई जो हम बिजनेस कर रहे हैं अलग अलग, उसको हम साथ में करें। एब्सॉर्प्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो कंपनी बी है वो ए कंपनी को एब्सॉर्ब कर रही है, यानी कि अपने अंडर ले रही है। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है कि यानी कि अगर एक कंपनीज है, यानी कि नॉट कंपनीज, एक कंपनी है ए बी सी कंपनी, वो क्या हो रही है, एक न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है विच इज अ PQR कंपनी। तो यहां पर क्या हुआ, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है कि मतलब वही लोग हैं, शेयर होल्डर्स वही हैं। यहां पर ये बात ध्यान रखना कि शेयर होल्डर्स जो हैं वो सेम ही हैं, शेयर होल्डर्स चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन वो ABC कंपनी से PQR कंपनी में शिफ्ट हो रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ चेंजेस वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको हो सकता है कि लॉसेस हो रहा हो उस कंपनी में, या कोई भी इशू हो सकता है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर सेम ही होंगे, बट वो ABC कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा और यहाँ पे एक PQR कंपनी फॉर्म हो जाएगी, राइट। सो एमैल्गेमेशन इज ऑल अबाउट two companies or two or more companies that are being merged together. Absorption की एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपने अंडर एब्सॉर्ब कर रही है. And external reconstruction is basically a reconstruction of a company, like ABC company becomes PQR company. So the existence of ABQ company is not there anymore. तो एक न्यूली फॉर्म कंपनी है विद द सेम शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर लिक्विडेशन हो जाता है ABC कंपनी का। दूसरा कंसेप्ट जो हमें समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो है हमारा परचेज कंसिडरेशन का कंसेप्ट। परचेज कंसिडरेशन बेसिकली क्या होती है कि यहाँ पर एक कंपनी, कोई भी ओल्ड कंपनी, जैसे कि यहाँ ABC कंपनी है, यहाँ पर हमारी A अलग है, B अलग है, तो ये जो ओल्ड कंपनीज हैं ये ट्रांसफर हो रही हैं किसी न्यू कंपनी में। तो ट्रांसफर और ट्रांसफरी कैसे आपस में डील करेंगे, कुछ ना कुछ पेमेंट देके, यानी कि कोई ओल्ड कंपनी होगी जिसको एक न्यू कंपनी खरीद रही होगी या एक न्यू कंपनी फॉर्म हो रही होगी, एब्जॉर्प्शन हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ पेमेंट दी जा रही होगी, न्यू कंपनी एक ओल्ड कंपनी को कुछ पेमेंट दे रही होगी उसको लेने के लिए, कुछ ना कुछ। जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं तो हम लोग अगर कुछ परचेज करते हैं तो हम लोग परचेज कंसिडरेशन, यानी कि उसकी कुछ वैल्यू होती है उस सामान की, वो हम पे करते हैं। वही चीज है कि यहाँ पर एक ओल्ड कंपनी को पे किया जा रहा है कुछ परचेज कंसिडरेशन। अब वो कुछ भी हो सकता है, कोई कैश हो सकता है शेयर्स हो सकता है डिबेंचर्स हो, वो हम क्वेश्चंस में समझेंगे। लेकिन कंसेप्ट क्या है कि कुछ पे किया जा रहा है, और वो कुछ क्या बोला जाता है, परचेज कंसिडरेशन। यहाँ पर जो ओल्ड कंपनी है उसको हम ट्रांसफरर बोलते हैं, और आपको कहीं जगह पर ये वेंडर कंपनी के नाम से भी मिल सकता है। और न्यू कंपनी को हम कौन बोलते हैं, ट्रांसफरी। ओके, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ट्रांसफरी है जो न्यू कंपनी होती है, ट्रांसफरर जो ओल्ड कंपनी होती है। तो परचेज कंसिडरेशन पे करी जाती है लेने के लिए उस कंपनी को, राइट। ये AS यानी कि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में एक्सप्लेन है परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन को जब हम क्वेश्चन में निकालेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि एक कंपनी की क्या वैल्यू हो सकती है। तो परचेज कंसिडरेशन को निकालने के दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड का नाम होता है नेट पेमेंट मेथड,
और दूसरे मेथड का नाम होता है नेट एसेट्स मेथड। आई होप आपने नेट एसेट्स मेथड या नेट एसेट्स का नाम जरूर सुना होगा। नेट एसेट्स कैसे क्या होते हैं? बेसिकली जब हम हमारी सारी एसेट्स को प्लस करते हैं एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स, उसमें से हम लोग अपनी एक्सटर्नल लाइबिलिटी यानी कि जो थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी जैसे कि क्रेडिटर्स हो गए उनको माइनस कर देते हैं। तो माइनस करके जो हमारे पास नेट एसेट्स बचता है वही चीज है, इसी मेथड में वही चीज होती है। उसी नेट एसेट को हम लोग परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं, राइट। नेट पेमेंट मेथड क्या है? यहाँ पर कुछ पेमेंट दे दी जाती है, जैसे कि हमारे जो ओनर्स हैं यानी कि जो हमारे इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स हैं, उनको कुछ ना कुछ पेमेंट दे दी जाती है, जैसे कि नेट पेमेंट यानी कि जितना भी पेमेंट बचता है वो दे दिया जाता है। लेकिन किस फॉर्म में दिया जाता है? कोई हो सकता है शेयर्स में दे दे, हो सकता है डिबेंचर्स में दे दे, हो सकता है कैश में दे दे। तो कोई भी पेमेंट दी जा रही है तो वो पेमेंट कैसे भी हो सकती है, डिबेंचर्स में भी हो सकती है, शेयर्स में भी हो सकती है और कैश में भी हो सकती है। नेट एसेट मेथड में क्या होता है? एक हमारे पास बैलेंस शीट गिवन होगी, बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट्स होंगे, हमारे पास लाइबिलिटीज होंगी। उन एसेट्स को हम लोग लेंगे, लेकिन कौन से एसेट्स नहीं लिए जाएंगे? फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लिए जाते हैं। तो ये बात का बिल्कुल ध्यान रखने वाली है कि फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लिया जाता है, राइट। फिक्टिशियस एसेट्स को ना लेते हुए हम सारे एसेट्स को प्लस करेंगे और उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा हमारा परचेज कंसिडरेशन। तो ये थे हमारे जो बेसिक एमालगेमेशन का कंसेप्ट है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में न्यूमेरिकल लेने जा रहे हैं, हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। सो आई होप आपको बेसिक मीनिंग समझ आ गया हो।